हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 24 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा इंडियन ऑयल बोंगईगांव रिफाइनरी में एक इंडमैक्स यूनिट इनॉग्रेट किया गया है। क्या इनॉग्रेट किया गया है? इंडमैक्स यूनिट इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल की बोंगईगांव रिफाइनरी में। आपको बताना है ये इंडियन ऑयल की बोंगईगांव रिफाइनरी किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ये है असम में। कहाँ पे? असम में। इस समय पीएम मोदी जी जो हैं वो असम में कई सारे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट कर रहे हैं। उसी में से है आपका ये इंडमैक्स यूनिट। तो याद रखिएगा, इंडियन ऑयल की बोंगईगांव रिफाइनरी में एक इंडमैक्स यूनिट का इनॉग्रेशन किया है पीएम मोदी ने। उसके अलावा ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेकेंडरी टैंक फार्म को भी इन्होंने इनॉग्रेट किया है डिब्रूगढ़ में। फिर गैस कंप्रेशर स्टेशन का इनॉग्रेशन किया है तिनसुकिया में। ये सब कुछ असम में ही है। इसके अलावा धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज और सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा है पीएम मोदी ने। कहाँ पे? असम में। तो पीएम मोदी ने असम में कई सारे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए हैं, फाउंडेशन स्टोन रखा है, आपको याद रखना है। असम की बात करें तो क्यों चर्चा में है? ईस्टर्न इंडिया की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी असम में ही ओपन की जा रही है। ईस्टर्न इंडिया की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी वो भी असम में ही ओपन की जा रही है। कैपिटल आप सभी को पता है। सीएम कौन है असम के? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ये है मैप में असम। आप याद रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड जिसका नाम है माजुली द्वीप, वो भी असम में है, जहाँ पे पीएम मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र स्कीम लॉन्च की थी ना, आपको पढ़ाई थी मैंने। यह क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा VLSR सैम मिसाइल के 2 सक्सेसफुली टेस्ट किए गए हैं चांदीपुर टेस्ट रेंज से। आपको बताना है ये चांदीपुर टेस्ट रेंज किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है। तो चांदीपुर टेस्ट रेंज या फिर व्हीलर द्वीप या फिर अब्दुल कलाम आइलैंड, ये सब कुछ यहाँ है, उड़ीसा में है। ये देख लीजिए, रिसेंटली डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से VLSR सैम मिसाइल के 2 सक्सेसफुल टेस्ट किए गए हैं। ये जो VLSR सैम मिसाइल है या फिर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा, इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया है VLSR सैम मिसाइल। रिसेंटली इसको इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। डीआरडीओ की बात आई है तो याद रखिएगा 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है डीआरडीओ का? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। और चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने एक बुक रिलीज की है, मैवरिक मसीहा। क्या? मैवरिक मसीहा। ये बुक किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर की पॉलिटिकल बायोग्राफी है, यानी राजनीतिक शास्त्र किस बुक के चीफ मिनिस्टर पर आधारित है? तो मैवरिक मसीहा ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की पॉलिटिकल बायोग्राफी है। ये देख लीजिए, रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने मैवरिक मसीहा नाम की एक पॉलिटिकल बुक रिलीज की है, जो कि आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर NT रामा राव की बायोग्राफी है। तो ये है मैवरिक मसीहा। NT रामा राव जो कि आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनकी पॉलिटिकल बायोग्राफी है। ये मैवरिक मसीहा किसने लॉन्च की है? एम वेंकैया नायडू जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और ये बुक लिखी किसने है मैवरिक मसीहा? तो रमेश कंडूला ने लिखी है। नाम याद रखिएगा, रमेश कंडूला। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन द्वारा, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्सन एंड टर्बो द्वारा बिल्ट की गई 100वीं K9 वज्र, जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइजर बुलेट होती हैं, इनको किसके द्वारा फ्लैग्ड ऑफ किया गया है, यानी हरी झंडी दिखाई गई है? तो MM नरवणे जी जो कि हमारे 28वें आर्मी चीफ हैं, इनके द्वारा K9 वज्र जो हॉविजर तोप हैं उनके 100 यानी 100वें यूनिट को हरी झंडी दिखाई गई है। देख लीजिए, ये होती हैं K9 वज्र। इसमें जो है बड़ी बड़ी बुलेट्स होती हैं, एक तरह से टैंक तो नहीं कह सकते हैं लेकिन उसी की तरह काम करती हैं। K9 वज्र हॉविजर तोप होती हैं, लार्सन एंड टुब्रो की मदद से बनाई गई हैं। रिसेंटली इनके 100वें यूनिट को MM नरवणे जी ने हरी झंडी दिखाई है, आपको रखना है। और कहाँ दिखाई है? हजीरा गुजरात में, जहाँ पे हजीरा में ही ये लार्सन एंड टुब्रो ये K9 वज्र हॉविजर तोपों को बना रही है, इतना याद रखिएगा। तो वहीं हजीरा गुजरात में ही इनको हरी झंडी दिखाई गई है, किसके द्वारा? MM नरवणे जी द्वारा। और याद रखिएगा K9 वज्र प्रोग्राम, इसमें 100 हॉविजर तोपों की डिलीवरी करनी है। लार्सन एंड टुब्रो आपको पता ही है 1938 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन कौन है? अनिल मणिभाई नायक। और CEO कौन है? SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या फिर यूटी की मंत्रिपरिषद द्वारा बहुमत खो देने के कारण रिजाइन दे दिया गया है? तो रिसेंटली पुदुचेरी या पौंडीचेरी की जो मंत्रिपरिषद है
उसने बहुमत न होने की वजह से रिजाइन कर दिया है। ये देख लीजिए, ये हैं पौंडीचेरी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन नारायण स्वामी, कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे। रिसेंटली इनका बहुमत चला गया है पौंडीचेरी में। देखिए, बहुमत के लिए पौंडीचेरी में 14 सीटें चाहिए और इनके पास है 12, तो बहुमत न होने के कारण जो एन नारायण स्वामी की सरकार है पौंडीचेरी में वो गिर गई है। पौंडीचेरी और कई वजहों से चर्चा में है, क्योंकि यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, इनको हटा दिया गया था और किरण बेदी की जगह किसको लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया था पौंडीचेरी का, तो तमिलसाई सौंदरराजन, जो कि इस समय तेलंगाना की भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा किस इंडियन स्टेट में डीआरडीओ के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर इनॉग्रेट किया गया है? तो राजनाथ सिंह जी ने यूपी में डीआरडीओ के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर इनॉग्रेट किया है। यूपी में कहाँ? तो पिलखुआ करके एक विलेज है, वहीं पर ये फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह जी द्वारा। ये डीआरडीओ का फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर है या फिर स्किल डेवलपमेंट सेंटर है फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। तो इतना याद रखिएगा, पिलखुआ यूपी का एक विलेज है, वहीं पर ये डीआरडीओ का फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर होगा। ये जो फायर सेफ्टी ट्रेनिंग है, ये पहली बार ऐसी कोई फैसिलिटी इस्टेब्लिश की गई है जो कि डीआरडीओ की लेबोरेटरी सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड इन्वायरमेंटल सेफ्टी द्वारा डेवलप की गई है, CFEES, और ये कहाँ पे है? दिल्ली स्थित है, इतना याद रखिएगा। यूपी की बात आई है तो सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अभ्युदय स्कीम आपको पता ही है, फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने के लिए फ्री स्कीम लॉन्च की गई थी, अभ्युदय स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSBC की रिवाइज्ड फोरकास्ट के अनुसार इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 2020 में क्या रहेगी? तो HSBC ने रिवाइज कर दी है अपनी ग्रोथ रेट और कहा है कि इंडिया की फिनेंशियल ईयर 2020 यानी 2022 में ग्रोथ रेट रहेगी 11.2%, जो कि 1 अप्रैल से आपका फिनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है उसकी बात की जा रही है। पहले HSBC ने कहा था कि 9% रहेगी, ये देख लीजिए, अब कह दिया 11.2% रहेगी। हालांकि HSBC ने जो फिनेंशियल ईयर 21 है उसके लिए -6.3% कहा है, तो दोनों याद रखिएगा, फिनेंशियल ईयर 21 के लिए -6.3% और फिनेंशियल ईयर 2022 के लिए 11.2%। ये है HSBC का फोरकास्ट इंडिया के लिए। HSBC की बात करें तो फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। 1865 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है और CEO कौन है? नोएल क्विन। ये HSBC ने प्रेडिक्ट किया है, कुछ समय पहले ही S&P ग्लोबल रेटिंग ने प्रेडिक्ट किया था, कितना? 10%। तो इतना अंतर है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI को सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का बैंकर कहा जाता है, इसमें से किस स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर सभी स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर कहा जाता है? तो सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट की बैंक नहीं थी अभी तक RBI, लेकिन अब हो गई है काफ़ी अरसे बाद। ये देख लीजिए, अब RBI को जो सिक्किम की स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है उसको भी RBI रेगुलेशन के दायरे में ला दिया गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अब RBI के रेगुलेशन दायरे में आ गई है। आपको पता ही होगा, बैंकों का बैंक भी RBI कहलाता है और स्टेट जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके लिए भी RBI बैंक का काम करता है, लेकिन सिक्किम के लिए स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अलग से था, वो RBI के दायरे में नहीं था, अब आ गया है RBI के दायरे में। तो आपको याद ही होगा, सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट बना था 1973 में, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अभी तक पार्ट नहीं बना था। तो 1968 में स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम प्रोक्लेमेशन एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत सिक्किम का स्टेट बैंक अभी तक इंडिया की RBI सिस्टम का पार्ट नहीं बना था, लेकिन अब वो बन गया है। RBI के विषय में यहाँ से पढ़ लीजिएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कोलकाता में हुई थी, लेकिन बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। RBI के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। फर्स्ट ऑसबॉर्न स्मिथ थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री द्वारा एक कोरोना वायरस ग्रीन पास सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली इजराइल ने, किसने? इजराइल ने कोरोना वायरस ग्रीन पास सिस्टम लॉन्च किया है। क्यों? इस पास सिस्टम के तहत जो लोग वैक्सीन ले चुके होंगे उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो ग्रीन पास, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास पास है, आप पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं को ये प्रोवाइड की जाएगी फैसिलिटी जिन्होंने कोविड वैक्सीन ले ली होगी। तो ग्रीन पास सिस्टम कोरोना वायरस के लिए इजराइल ने लॉन्च किया, आपको याद रखना है। बात करें इजराइल की तो कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, और जो इजराइल की पार्लियामेंट है उसको नेसेट भी कहते हैं। तेल अवीव जो है वो इजराइल की सबसे बड़ी सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने कार्बन वॉच नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करेगा? तो इंडिविजुअल पर्सन के कार्बन फुटप्रिंट को ट्रेस करने के लिए या फिर असेस करने के लिए एक कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऐसा करने वाली इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गई है चंडीगढ़।
अभी तक कार्बन मॉनिटरिंग के लिए कोई भी मोबाइल ऐप लॉन्च नहीं किया गया था। चंडीगढ़ इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसमें कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, ये ऐसा मोबाइल ऐप है कार्बन वॉच, इसको चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है। ये ऐप लोगों का एनालिसिस करेगा और बताएगा कि कौन पर्सन कितना कार्बन फुटप्रिंट कैरी ऑन कर रहा है। चंडीगढ़ और किस लिए चर्चा में है? नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्टैब्लिश किया जा रहा है। इंडिया की फर्स्ट इम्प्यूनिटी क्लिनिक वो भी चंडीगढ़ में बन रही है। चंडीगढ़ 2 स्टेट की कैपिटल है, पंजाब की और हरियाणा की। चंडीगढ़ में सुखना लेक है, सुखना झील और रॉक गार्डन है, उतना याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है चंडीगढ़ के? वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब यानी NSSH स्कीम पर 7 दिनों लंबा एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में NSS स्कीम पर NSSH स्कीम पर एक 7 दिन लंबा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया। देख लीजिए, ITI राजौरी में एक ITI है, उसी के ग्राउंड में नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब पर एक 7 दिनों तक लंबा चलने वाला एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें SC एंड ST कम्युनिटी के जो भी कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, साथ ही साथ प्रदर्शनी लगाई जाएगी उनके इनोवेशन से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर चर्चा में क्यों है? पहली बात तो मैप में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने RBI के ई-कुबेर पेमेंट सिस्टम के 2.9 वर्जन को लॉन्च किया है। 2.9 वर्जन, ये वर्जन याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना था, यानी नेशनल यूनिटी डे वाले दिन आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया था। वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 राज्यों में 50 स्फूर्ति क्लस्टर किसने इनॉग्रेट किए हैं? तो 50 स्फूर्ति यानी स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्लस्टर, ये 18 स्टेट्स में इनॉग्रेट किए गए हैं नितिन गडकरी जी द्वारा, मिनिस्टर ऑफ MSMEs। नितिन गडकरी जी ने 18 राज्यों में 50 स्फूर्ति क्लस्टर इनॉग्रेट कर दिए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो क्लस्टर्स हैं इसके द्वारा 42,000 जो आर्टिजन्स हैं, क्राफ्टमैन हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो 50 स्फूर्ति क्लस्टर इनॉग्रेट किए गए हैं 18 स्टेट्स में। किसने इनॉग्रेट किए हैं? नितिन गडकरी जी ने। और ये कौन सी स्कीम के तहत? स्फूर्ति स्कीम के तहत। स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये स्फूर्ति स्कीम 2005 में लॉन्च की थी MSME मिनिस्ट्री द्वारा। और आप याद रखिएगा, स्फूर्ति क्लस्टर्स के लिए जो ये 50 स्फूर्ति क्लस्टर हैं, इनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने 85 करोड़ रुपए भी दिए हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2021, इसको ज्वाइंटली कन्वे किया गया है या ऑर्गेनाइज किया गया है पुणे इंटरनेशनल सेंटर किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर? तो पुणे इंटरनेशनल सेंटर ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर 5वें एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2021 को ऑर्गेनाइज किया है। तो ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पुणे इंटरनेशनल सेंटर ने साथ में मिलकर एशिया इकोनॉमिक डायलॉग या फिर AED 2021 को ऑर्गेनाइज किया है। ये जो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग था, ये 5वां एडिशन था। साथ ही साथ सेकेंड था जिसको पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। पुणे इंटरनेशनल सेंटर एक थिंक टैंक है, जैसे आपका नीति आयोग है, हालांकि नीति आयोग गवर्नमेंट वाला है और पुणे इंटरनेशनल थिंक जो सेंटर है वो प्राइवेट है। इस बार का जो ये 5वीं एशिया इकोनॉमिक डायलॉग फोरम था, इसका थीम क्या था? पोस्ट कोविड-19 ग्लोबल ट्रेड एंड फिनांस डायनामिक्स, ये था थीम, बस इतने याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया यूरोपियन यूनियन मैक्रो इकोनॉमिक्स डायलॉग का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इंडिया यूरोपियन यूनियन इसके मैक्रो इकोनॉमिक डायलॉग का 11th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। देख लीजिए, 11th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया यूरोपियन यूनियन मैक्रो इकोनॉमिक डायलॉग्स का। तो याद रखिएगा, इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी तरुण बजाज ने। तो ये भी याद रखिएगा, तरुण बजाज कौन है? इकोनॉमिक अफेयर्स, वित्तीय मामले के जो वित्तीय मामले विभाग है उसके सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज ने। 11th इंडिया EU मैक्रो इकोनॉमिक डायलॉग समिट में इंडियन डेलीगेशन को रिप्रेजेंट किया। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में 11th मैक्रो इकोनॉमिक डायलॉग हुआ है, जिसमें तरुण बजाज ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। क्या डिस्कशन हुआ आपको पता ही है। EU जो है, यूरोपियन यूनियन, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। तो समय समय पर ऐसे डायलॉग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। रिसेंटली ये 11th डायलॉग था, आपको याद रखना है, और तरुण बजाज का भी नाम याद रखना है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी मेरे ख्याल से मास्ट्रिच ट्रीटी के तहत। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स में है, बेल्जियम में।
रिसेंट में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं इसकी उर्सुला वॉन डर लेयन। और EU में मेंबर कितने हैं? 27। ब्रेक्जिट हो गया ना, ब्रेजिडेंट बाहर निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है C453, इसको किस इंडियन स्टेट में कमीशन किया गया है? तो C453 ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, इसको तमिलनाडु में कमीशन किया गया है। ये देख लीजिए, ये है आपका C453, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है जिसको तमिलनाडु के चेन्नई में कमीशन किया गया है। ये 17वां इंटरसेप्टर बोट है। तो आप ये रखिएगा लार्सन एंड टुब्रो द्वारा 18 इंटरसेप्टर बोट डेवलप किए जा रहे हैं आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, जिसमें से 17वां है आपका C453। C453 को कहाँ पे कमीशन किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु में। इसकी स्पीड याद रखिएगा 45 नॉट्स यानी 85 किलोमीटर पर आवर्स, इतना जरूर याद रखिएगा। ये निगरानी पर्पज़ के लिए होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में निगरानी करेगा। C453 इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है और ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। डेवलप किसने है? लार्सन एंड टुब्रो। तमिलनाडु के विषय में ये पढ़ लीजिएगा। तमिलनाडु चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडिया का 51वां टाइगर रिजर्व यानी मेघमल्लई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में ही अनाउंस किया गया है, जो कि तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। सीएम कौन है तमिलनाडु के? के पलनिस्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये किस इंडियन स्टेट में स्टार्ट हुआ है? तो सभी को पता है खजुराहो कहाँ है? MP में 47वां खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। एडिशन याद रखिएगा, ये 47वां एडिशन है, 47th एडिशन है खजुराहो डांस फेस्टिवल का, जिसको खजुराहो MP में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंडियन क्लासिकल डांस सिस्टम जो है उसको प्रमोट किया जाता है इसमें। और खजुराहो आपको पता है चंदेल जो वंश के शासक थे उनकी कैपिटल थी खजुराहो, MP में है, इतना आपको याद रखना है। ये जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है इसको उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एंड आर्ट अकेडमी भोपाल द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछेंगे। ये MP देख लीजिए जहाँ पे खजुराहो है, चंदेल जो शासक थे उनकी कैपिटल थी खजुराहो, ये इंपॉर्टेंट है। सीएम कौन है? MP के शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि UP की भी है। 3 दिनों तक चलने वाले मांडू फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी MP के मांडू में, इतना याद रखिएगा। धार डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर मांडू करके प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिला प्रशासन को या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है कोविड-19 मेजर्स के लिए? तो कोविड-19 कंटेन मेजर्स के लिए अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। रट लीजिए आप, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी अयोध्या प्रशासन को कोविड-19 को कंटेन करने के लिए स्कॉच ग्लोबल अवार्ड मिला है। जो समीर कोचर हैं इसका स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन, उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है किसके लिए? कोविड-19 को कंटेन करने के लिए। 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? YS जगनमोहन रेड्डी को। ये याद रखिएगा। स्कॉच अवार्ड जो है 2003 से दिए जा रहे हैं। इस समय स्कॉच फाउंडेशन के चेयरपर्सन कौन है? समीर कोचर। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।